वीएस क्लासेस ऑनलाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बच्चे देखने वाले हैं क्लास 10th की साइंस हम पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज में हमारा चैप्टर 3 आज है अध्याय 3, जिसमें हम धातु और अधातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड हमारी एक क्लास होने वाली है। तो धातुएं क्या होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, उनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इन सभी को समझेंगे। साथ में वे कैसे अभिक्रियाएं करते हैं अलग अलग धातुओं के साथ में, अलग अलग पदार्थों के साथ में, उन सभी को हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेशन, धातु और अधातु होती क्या है। ठीक है, तो देखिए धातु क्या होता है, यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है। धातु, हाँ एक मिनट, ठीक है, तो धातु क्या होते हैं बच्चों, वे तत्व जो कठोर होते हैं साथ ही उनमें चमक पाई जाती है, धातुएं कहलाती हैं। क्लियर है, जिनमें क्या होते हैं, पहले तो उनके गुण धर्म क्या होंगे कि वे ठोस होंगे, कठोर होंगे, तभी तो हम उनको मेटल्स बोलते हैं। जो भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे होते हैं जिनकी प्रकृति कैसी हो, ठोस हो, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। साथ में उनमें चमक पाई जाती हो, तो हर ठोस वस्तु को तो हम मेटल्स नहीं बोलेंगे, धातु नहीं बोलेंगे, उनमें चमक होने आवश्यक है। जैसे कि आपको लकड़ी हो गया, ये भी तो ठोस है, लेकिन उसको हम धातु नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसमें चमक नहीं पाई जाती। तो एग्जाम्पल के लिए लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ये सभी क्या है, आपकी धातुएं हैं, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स यानी अधातु क्या होंगे, वे तत्व जिनमें सामान्यतः चमक नहीं होती है। क्लियर है, तो वे तत्व जिनमें सामान्यतः चमक नहीं होती है और ठोस अवस्था में भंगुर होते हैं, मतलब जल्दी वो टूट जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम अधातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सभी क्या चीजें हैं बच्चों, अधातुएं हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हमारी धातु और अधातु की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, कैसे आप पहचानोगे, धातुओं को कैसे पहचानोगे और अधातुओं को कैसे पहचानोगे। तो आप उनके कैसे गुणधर्म, चाहे आप भौतिक गुणधर्म की बात करें या रासायनिक, दोनों आधार पे हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए समझते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म यहाँ हम ले रहे हैं चमक। ठीक है, चमक के साथ हम कैसे पहचानेंगे, तो धातुओं की सतह रोशनी पर चमकती है। ठीक है, ये पहला गुणधर्म क्या है आपका, कि चमक होनी चाहिए धातुओं में, और जब भी उन पे रोशनी पड़े तो वो क्या होंगी, चमकने लगी, तो वो हमारी क्या हुई, धातुएं हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी है इलेक्ट्रॉनों की फ्री मूवमेंट, इसके कारण धातुएं चमकती हैं। क्लियर है। दूसरा, विद्युत चालकता व ध्वनिक। ठीक है, विद्युत चालकता मतलब वे पदार्थ जिनमें से हम विद्युत को प्रवाहित कर सके, विद्युत के सुचालक होंगे, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, धातुएं। साथ में ध्वनिक मतलब उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती हो जब भी पदार्थ को ठोको पीटो तो उनमें से क्या एक आवाज निकलेगी। ठीक है, जिसे हम ध्वनि की प्रकृति कहते हैं, और वे किन में पाए जाएंगे, धातुओं यानी मेटल से पाए जाएंगे। क्लियर है। तन्यता, ठीक है, तन्यता क्या होता है, धातु को खींचकर पतले तार में बदला जा सकता है, मतलब उसमें जो तनने की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है मेटल्स में। अगर हम उनको खींचते चले जाएं तो वो एक पतले तार की तरह हमें प्राप्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा है कि सोना का 1 ग्राम अगर हम ले लें और उसको ताना जाए, मतलब खींचा जाए, ठीक है, प्रेशर के साथ, तो क्या होगा, वो 2 किलोमीटर तक लंबी तार बनाने की क्षमता रखती है। क्लियर है, तो ये क्या है, सोना हमारे यहाँ पे धातु है। क्लियर है। अगला गुणधर्म है आघात वर्धनीयता। इसका मतलब है कि धातु को हथौड़े से पीट करके उससे चादर बनाई जा सकती है, एकदम पतली परत बनाई जा सकती है, और इतनी पतली बना सकते हैं आप कि उसको हाथों से फोल्ड कर सकते हैं, जबकि धातु आपकी ठोस होती है। ठीक है, तो उनको पीट करके इतनी पतली चादर में आप परिवर्तित कर सकते हैं कि उसे आप कैसे लपेट सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, घरों में जो आप खाना वगैरह गर्म रखने के लिए, रोटी वगैरह पैक करने के लिए आप यूज करते हो एल्यूमिनियम फॉइल, तो ये इसी का उदाहरण है। क्लियर है। घनत्व, डेंसिटी की बात करते हैं, किनकी, धातुओं यानी मेटल्स की। अधिकतर धातुओं का घनत्व अधिक होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनकी जो है घनत्व कम होती है। क्लियर है। अगला जो आपको गुणधर्म है ऊष्मा के सुचालक।
ऊष्मा के सुचालक होते हैं, हमने पहले ही देख लिया विद्युत चालकता में, ठीक है। धातुएं जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती हैं। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। और इनकी तुलना में लेड या मरकरी ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्लियर है? तो ये क्या थे हमारे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। इनके आधार पर आप धातुओं को पहचान सकते हो। साथ में हम देख लेते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। अगर आपको प्रकृति में अधातु मिल जाते हैं तो आप देख कर, भौतिक का मतलब यही है ना कि आप देख करके उन्हें कैसे पहचानेंगे कि वे अधातुएं हैं, ठीक। तो सबसे पहला गुणधर्म भंगुरता। ठोस अधातु थोड़े बल में ही टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका सल्फर है, ठीक है, फास्फोरस है। इसी तरह विभिन्न अवस्थाएं, अधातुएं आपको विभिन्न अवस्थाएं में, जबकि धातु आपको ठोस अवस्था में मिलती है, लेकिन जो अधातुएं हैं वो आपको विभिन्न अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलती हैं और ये कैसी हैं? अधातुएं हैं। ठोस में आपको मिल जाएगा कार्बन, सल्फर, ये क्या है? आपकी अधातुएं हैं, ठीक है। द्रव, ब्रोमीन, ये एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो एकमात्र अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है? चालकता की बात करें तो देखिए जो अधातुएं होती हैं वो अच्छी चालक नहीं होती है, यानी विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते या कमजोर सुचालक होते हैं। क्लियर है? या उनमें चालकता नहीं पाई जाती है, ठीक। अपवाद, ग्रेफाइट, ये जो है कार्बन का एक अपर रूप होता है, ये क्या होता है? आपके धातु के चालक होते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस चीज को। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लिया है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है? अधातुएं हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम देखेंगे अपवाद। दोनों में कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद किसे बोलेंगे? ऐसी प्रकृति जो अपनी फैमिली से या अपने समूह से कुछ अलग करे या उनमें कुछ अलग गुण पाए जाए, ठीक है, उन्हें हम बोल देते हैं अपवाद, ठीक। एक मिनट। हम्म हम्म। जैसे अपवाद में आपको दोनों में मिल जाएंगे, धातु में भी अपवाद मिलेंगे और अधातु में भी अपवाद मिलेंगे। जैसे आपके फैमिली में 3-4 भाई बहन है तो उनमें से देखिएगा जो 2-3 होंगे वो लगभग सिमिलर होंगे, उनकी आदतें सिमिलर होंगी, पढ़ाई में अगर अच्छे हैं तो तीनों अच्छे होंगे, और उनमें से कोई एक होगा जो पढ़ाई में कमजोर होगा या बाकियों से कुछ अलग कर रहा होगा, उसमें गुण कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो क्या कह देते हैं ये अपने हम बोल देते हैं नॉर्मल बोलचाल में कि ये हमारे घर में अपवाद है, हमारी फैमिली की तरह नहीं है, अलग है, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ धातुएं भी होती हैं और अधातुएं भी जो अपनी फैमिली से थोड़ा अलग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? जैसे मरकरी की बात करें तो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहती है। आपको पता है मरकरी जो है किस फॉर्म में? आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और लेकिन वो है क्या? मेटल है, ठीक है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, ठीक है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, बहुत ज्यादा उसको जो तापमान है उसकी जरूरत होती है, बहुत कम तापमान में जाकर के वो क्या होगा? धातु जो है गलेगी, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद है जैसे गैलियम और सीजियम, ये इनका जो गलनांक है बहुत ही कम होता है, ठीक है। इनका जो गलनांक है बहुत कम होता है। कैसे? इतना कम होता है कि अगर आप इन्हें हाथ में ले लेना तो ये पिघलने लग जाएंगी, इतना कम गलनांक होता है इनका। तो ये क्या है? अपवाद है अपनी फैमिली में, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखते हैं क्षारीय धातु, लिथियम की बात कर लीजिए, सोडियम की बात कर लीजिए, पोटेशियम की बात कर लीजिए, ये इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। धातु है लेकिन इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं, इतना ज्यादा ये सॉफ्ट या मुलायम होती है। तो ये अपनी फैमिली में क्या हुए? अपवाद हुए। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं आयोडीन। अब यहाँ से मैंने जैसे ब्लू कलर में किया, ये अधातुओं में जो है अपवाद है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है, ये भी अपवाद है, क्योंकि हमने पढ़ा है अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती सामान्यतः, ठीक है। इसके बाद कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, ठीक है। कार्बन के आपके बहुत सारे रूप मिल जाएंगे, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये क्या है? कार्बन के ही रूप हैं, और जितने भी कार्बन के रूप हैं उन्हें हम बोल देते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा, हीरा कार्बन का एक अपर रूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक अधातु भी है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक अधातु है और ये कार्बन का अपर रूप है, ठीक। तथा गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। किसकी बात कर रहे हैं? हीरा की बात कर रहे हैं। वहीं कार्बन का एक और अपर रूप ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हमने पढ़ा है अधातु जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, यह कमजोर सुचालक होते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, ये विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। हमने देखा धातुओं के भौतिक गुण के आधार पे कैसे हम धातुओं को पहचानेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी अलग अलग पदार्थों के साथ ये धातुएं कैसे रिएक्ट करती हैं, क्या बनाकर देंगी, क्या उत्पाद हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो भी वो धातु होगा उसका ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और धातुएं ऑक्साइड बनाने के साथ में देखिए, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि अगर कॉपर को वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या कॉपर था, तो कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर हमने इक्वेशन भी साथ में ले लिया है 2Cu + O2, तो ये बनाएगा हमारा क्या 2CuO, या जो कि हमारा कॉपर का ऑक्साइड है। क्लियर है ये चीजें? ठीक है। तो जब भी हम धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो भी धातु हम लेंगे वो अपना ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम ले ले, तो एल्यूमिनियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पर सोडियम की अभिक्रिया कराएं ऑक्सीजन के साथ तो हमें सोडियम का जो है ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसी तरह हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दे तो हमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्लियर है? इस तरह से धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक। इसके बाद देखिए कुछ कुछ चीजें और भी हैं, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि वे खुले पर रख दें तो उनमें आग लग सकती है। क्लियर है? तो कुछ धातुएं इतनी ज्यादा रिएक्टेड होती हैं, इतनी ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करती हैं ऑक्सीजन के साथ कि अगर उनको खुले में छोड़ दिया जाए, खुले में यानी वातावरण में जहां ऑक्सीजन उपस्थित है, तो वो तुरंत आग पकड़ सकती हैं। क्लियर है? साथ में देखिए सामान्य ताप पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड आदि ये धातुओं पर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है, ठीक है। अगर नॉर्मल या नेचुरल टेम्परेचर या फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इन वस्तुओं को रख देते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज को और जिंक या फिर लेड को, तो क्या होगा, ये अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेंगी ऑक्साइड का। क्लियर है ना? जो लास्ट आपका फैक्ट है इसे समझ लीजिए कि सिल्वर और गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठीक। सिल्वर और गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही किसी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिल्वर और गोल्ड की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा धातुएं और अधातुएं, जब भी हम इनको रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो ये अपने ऑक्साइड में परिवर्तित होंगे, फिर उनका जब हम बाद में और फिल्टर करेंगे तो हमें शुद्ध धातु या शुद्ध अधातु जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो सबसे पहले उभयधर्मी का मतलब होता है जिनमें दो तरह के गुण पाए जा रहे हो। कैसे? तो अगर हम यहाँ धातुओं की बात कर रहे हैं, अधातुओं की बात कर रहे हैं, तो हम अम्ल और क्षार गुण को मिलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी धातुएं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर ले उन्हें हम जो है उभयधर्मी कहते हैं, और जब दोनों के साथ अभिक्रिया करके वे ऑक्साइड बनाते हैं तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे, धातु जो है ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः क्षारकीय होती है। धातु ऑक्साइड
उभयधर्मी ऑक्साइड में जो भी हमें धातु ऑक्साइड मिलेगा उसकी प्रकृति सामान्यतः जो है क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं, मतलब कुछ ऐसी धातुएं भी जो होती हैं जो ऑक्साइड अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति, दोनों प्रकृति की हो सकती हैं। क्लियर है? अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उनकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, अगर वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो उनकी प्रकृति क्षारकीय हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ले रहे हैं, यहाँ पे हम 6HCl के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो है ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, साथ में H2O जल। हमने कहा कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो जब भी वो क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा अम्ल या क्षार के साथ में, तो वो लवण बनाएगा, ठीक है, और साथ में H2O यानी जल बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करा देते हैं HCl के साथ, जो कि क्या है आपका एक एसिड है, ठीक है, अम्ल है। हमें प्राप्त होता है 2AlCl3 प्लस H2O, 3H2O। ये जल है आपका और ये आपका लवण है, लेकिन कैसी प्रकृति होगी इसकी? इसकी अम्लीय प्रकृति होगी, ठीक है, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। वहीं दूसरा एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम करा देते हैं NaOH के साथ, जो कि एक क्षार है, ठीक है, क्या है ये? क्षार है। तो जब हमें इसका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा यहाँ पे, तो इसे हम बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ये जो हमें प्राप्त हुआ इसे हम बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, और इसकी प्रकृति होगी क्षार की। कैसी प्रकृति होगी इसकी? क्षार की, ठीक, क्लियर है? ध्यान रहेगा यहाँ पे सारी चीजें कि जब भी हम धातु ऑक्साइड की प्रकृति की बात करेंगे तो सामान्यतः क्षारकीय होगा, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जो जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक ऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, ये दोनों प्रकृति के गुणधर्म आपको प्रदर्शित कर सकते हैं, अम्लीय भी क्षारकीय भी। जब वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अम्लीय प्रकृति जो है प्रदर्शित करेंगे, अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्षारकीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें? जल के साथ। फिर क्या होगा देखिए, ठीक है, देखिए जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ठोस होते हैं तो वो जल में अधिकांशतः क्या होंगे, अघुलनशील होंगे। लेकिन कुछ धातु जो है जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं, बेसिस प्रदान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सोडियम को, सोडियम की अभिक्रिया हम H2O के साथ करा देते हैं तो हमें 2NaOH प्राप्त होगा, जो कि एक आपका बेस है, क्षार है। क्लियर है? हम पोटेशियम की अभिक्रिया करा देते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करा दें H2O के साथ तो हमें 2KOH प्राप्त होगा, वो भी एक्वा फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, ये जो सोडियम है हम यहाँ पे कैसा ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, H2O जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, और जो 2NaOH प्राप्त हो रहा है आपको वो बेस है, ठीक है, और किस फॉर्म में प्राप्त हो रहा है आपको, एक्वा फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। वहीं हम पोटेशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करा रहे हैं, पोटेशियम ऑक्साइड हम कैसा ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में, H2O हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, हमें जो 2KOH प्राप्त होगा, जो कि एक बेस है, और कैसा प्राप्त हो रहा है, एक्वा फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? एक्वा फॉर्म का मतलब होता है जो ना तो ठोस हो ना तो द्रव हो, ठीक है, दोनों का मिश्रित रूप होता है। चलिए आगे देखते हैं फैक्ट। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड देते हैं, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं क्या देती हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस देती है, साथ में जो भी धातु होगी उसका ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए इक्वेशन भी देखेंगे साथ में। जैसे पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं तथा ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, एक शब्द है ऊष्माक्षेपी, एक होता है आपका ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी मतलब जहां ऊष्मा शोषित किया जाए यानी उसका अवशोषण हो रहा, तो उसे हम ऊष्माशोषी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा बनती है, ठीक है, हीट आपको मिलेगा इसमें। तो पोटेशियम और सोडियम जैसे धातुएं जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और क्या करती हैं, ये बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती हैं और यानी ऊष्मा रिलीज करती हैं, तथा उसमें उपस्थित हाइड्रोजन जो है
हाइड्रोजन जो है क्या करता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिए हैं पोटेशियम का, तो पोटेशियम की जब हम अभिक्रिया करवा देते हैं किसके साथ, H2O के साथ, तो क्या होगा देखिए, KOH हमें एक्वा फॉर्म में मिलेगा, साथ में ये क्या चीज है, आपका क्षार है, बेस है, और साथ में क्या है, ये पोटेशियम का ऑक्साइड है। क्लियर है, ये पोटेशियम जो भी हम लेंगे यहाँ पे उसका ऑक्साइड प्राप्त होगा, जल तो प्राप्त होगा ही, आपका H2 गैस है, सॉरी यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी और ऊष्मा इसमें उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो इस तरह से जल के साथ अभिक्रिया करेगी धातु। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, अलग अलग धातुएं जल के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। कैसे रिएक्ट करती हैं इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम की अगर हम अभिक्रिया करा दें जल के साथ, ठीक है, किसकी अभिक्रिया करा दें, कैल्शियम की, तो कैल्शियम के साथ जो जल के साथ कैल्शियम बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है। ठीक है, बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है, जिसका इक्वेशन यहाँ दिया है, कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में लेंगे, H2O के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम का ऑक्साइड KCaOH2 एक्वा फॉर्म में मिलेगा और H2 गैस रिलीज होगी। क्लियर है, ये गति इस अभिक्रिया में जो गति है वो धीमी होगी, इसका मतलब ऊष्मा तो उत्सर्जित होगी लेकिन कम मात्रा में, ये कम ऊष्माक्षेपी धातु है। क्लियर है, देखिए उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है कैल्शियम के सतह पर क्या होंगे, जब ये अभिक्रिया होगी तो जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले वो कैल्शियम के ऊपर चिपक जाएंगे। ठीक है, तो जब ये बुलबुले कैल्शियम के ऊपर चिपक जाएंगे तो कैल्शियम क्या होगा, तैरने लगेगा, आपका जल में क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। ठीक है, आगे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगी और मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रदान करेगी। ठीक है, तो Mg+2HO अगर हम इन्हें मिला दे तो हमें प्राप्त होगा MgOH2+H2, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग धातुएं जल के साथ अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया करते हैं और अलग अलग आपको उत्पाद प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और भी धातुएं हैं जो अपवाद हैं अपनी प्रकृति में, जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ये पूरी तरह से गर्म या फिर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया ना करके किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो वाष्प के रूप में, गर्म वाष्प के रूप में निकल रहा होता है जल से, उसके साथ ये अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन, हम यहाँ एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, H2O यहाँ पर कैसे ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा लिक्विड फॉर्म में लेंगे और इसकी अभिक्रिया कराने के बाद आपको जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा, जो कि कैसा, सॉलिड प्राप्त होगा, साथ में H2 गैस रिलीज होगी इस अभिक्रिया में। क्लियर है, कैसे अभिक्रिया कर रही हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, भाप के साथ अभिक्रिया कर रही हैं। सेम वैसे ही हम यहाँ पर आयरन का देखते हैं अभिक्रिया, तो हमें आयरन का ऑक्साइड प्राप्त होगा और साथ में H2 गैस रिलीज होगी इस अभिक्रिया में। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड ये धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जो हैं ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अब हमारे जो मेटल्स है बच्चों वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं इसे समझते हैं। देखिए, ठीक है, तो देखिए धातु जो है HCl यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नमक यानी लवण प्रदान करेंगे, साथ में H2 गैस रिलीज करेंगे। तो जो धातुएं हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और लवण के साथ में वो H2 गैस भी रिलीज करेंगे। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक का। ठीक है, जिंक का हम यहाँ पे अभिक्रिया करा देते हैं 2HCl जो कि एक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक क्लोराइड ये हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि एक आपका क्या है, लवण है, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्राप्त होगी, रिलीज होगी। क्लियर है इस अभिक्रिया में, पर कुछ चीजें अपवाद भी हैं, जैसे कि मैंने बताया जब भी आप कोई भी अभिक्रिया पढ़ाओगे तो जरूरी नहीं है कि हर धातु के साथ सेम अभिक्रिया, सेम प्रोसेस हो रही हो और सेम चीजें आपको प्राप्त हो रही हो। जैसे कॉपर की बात कर रहे हैं,
सिल्वर की बात कर रहे हैं, गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करते हैं। कॉपर जो है तनु अम्ल यानी तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? कॉपर की बात कर रहे हैं। ठीक, वहीं जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, अभिक्रिया करती हैं, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 एक प्रकार का प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, एक प्रकार का प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? ऑक्सीकृत कर देंगे। ऑक्सीकृत करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका H2O यानी जल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो कि HNO3 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, जल में परिवर्तित कर देते हैं। और स्वयं क्या करेंगे? स्वयं जो है नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे कि आपका NO हो गया, N2O हो गया, NO2 हो गया, इसमें ये अपचयित हो जाएंगे, ठीक है। ये लाइन समझ में आई है? क्या बोला जा रहा है कि जब धातुएं जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि धातुएं अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो लवण तो बनाएंगी, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी। लेकिन जब भी नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुएं अभिक्रिया करेंगी तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जिनमें ये प्रकृति होती है कि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर दे और उसे जल में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। और स्वयं क्या होंगे? वो नाइट्रोजन के किसी न किसी ऑक्साइड में परिवर्तित या अपचयित हो जाएंगे, जैसे N2O हो गया, NO2 हो गया या NO। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैग्नीशियम कैसे अभिक्रिया करेगी अम्ल के साथ में? तो देखिए मैग्नीशियम की बात कर ले, चाहे मैग्नीज की बात कर ले, ये क्या करते हैं? अति तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो ये HCl के साथ यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, लेकिन कैसे? अति तनु अम्ल के साथ, मतलब बहुत ज्यादा पतला जो अम्ल होगा उसके साथ ये अभिक्रिया करेंगी और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेंगे। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब इस स्थिति में जो ऊष्मा है बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस को लिया हुआ है हमने, ठीक है, Fe होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम है जब ये अभिक्रिया करेंगी किसके साथ? अम्ल के साथ, अति तनु अम्ल के साथ, तो बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी होंगी, यानी बहुत ज्यादा ऊष्मा हमें प्राप्त कराएंगे, ठीक है। किसके? एल्यूमिनियम के जो उनकी तुलना में ज्यादा जो है हमें ऊष्मा प्राप्त कराएंगे, ठीक है। इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पर Mg के साथ जब अभिक्रिया होगी, मैग्नीशियम की अभिक्रिया होगी किसी अम्ल के साथ में, तनु अम्ल के साथ में, तो हमें ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगी अकॉर्डिंग किसके? एल्यूमिनियम के। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम जो है उतनी तेजी से अभिक्रिया करेगा, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस, ठीक है। तो ये क्रम से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया धातु है वो है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर फेरस है, ठीक है। चलिए, कॉपर की बात हम पहले ही देख चुके हैं कि कॉपर जो है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये थी हमारे धातुओं की अभिक्रियाएं किसके किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ हमने देख लिया, जल के साथ देख लिया हमने, अम्ल के साथ देख लिया, और एक रह गया लवण के साथ में, ठीक है, लवण के साथ में। तो धातुएं लवण के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं? तो देखिए जो जब भी धातुएं लवण के साथ अभिक्रिया करेंगी तो जो अधिक क्रियाशील या एक्टिव जो धातु होगा वो क्या करेगा? जो नॉन एक्टिव या कम सक्रिय धातु होगा उसको विस्थापित कर देगा, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे हम जिंक की बात करते हैं, जिंक को हम CuSO4 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है, CuSO4 के साथ कॉपर सल्फेट के साथ हम अभिक्रिया करा देते हैं। तो देखिए जो जिंक होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। तो ये क्या करेगा? कॉपर को जो है विस्थापित कर देगा, कॉपर को विस्थापित करके इसे रिलीज कर देगा और खुद जो है
सल्फेट के साथ यहाँ पर अभिक्रिया कर लेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा, ठीक है। Zn SO4 ये बना लेगा और कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा उसके यौगिक के साथ में। क्लियर है? तो ये कैसा कब होगा, जब धातु लवण के साथ अभिक्रिया कर रहा होगा, लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कर रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जो अभिक्रिया है हम करवा देते हैं फेरस सल्फेट के साथ में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो मैग्नीशियम है ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा यहाँ पर सक्रिय होता है, वो क्या करता है, फेरस को जो है यहाँ पर विस्थापित कर देता है, फेरस को रिलीज कर देता है, किनारे कर देता है और खुद यहाँ पर जो है SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ये देखिए, और ये SO4 जो है किसका यौगिक है, मतलब किसका तत्व है, तो Fe के साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, साथ में फेरस सल्फेट बना रहा था और यहाँ फेरस को रिप्लेस करके या विस्थापित करके मैग्नीशियम खुद यहाँ पे SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और ये कंडीशन आपको कब बनेगी, जब धातुएं किसके साथ, लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया कर रही होंगी, ठीक है। तो हमने सारी चीजें देख ली है कि जब धातुएं जो है अलग अलग पदार्थों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। लास्ट है आपका अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। तो अधातुएं नॉन मेटल्स जो है कैसे अभिक्रिया करती हैं, तो यहाँ पर आपके सिलेबस में केवल एक ही है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किनकी, अधातुओं की, उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अधातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, सिंपल सा है एकदम, ठीक है। कि जब भी अधातुएं नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अधातु के ऑक्साइड हमें प्राप्त होंगे। सेम वैसे ही जैसे धातुओं में हो रहा था, धातु किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करे, चाहे वो अम्ल हो, चाहे आपके लवण हो, चाहे आपका जल हो या ऑक्सीजन, तो वो अपना ऑक्साइड बना रहे थे। वैसे ही अधातुएं भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपना अधातु का ऑक्साइड प्राप्त कराएंगे, ठीक है। जैसे कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन अगर हम O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो हमें CO2 प्राप्त होता है और इसकी प्रकृति कैसी होगी, देखिए अम्लीय प्रकृति होगी और हमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा ऑक्साइड यहाँ पे प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए, इस तरह से अधातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी। ये आपकी लास्ट स्लाइड है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि धातुएं जो हैं कितनी क्रियाशील होती हैं, ठीक है। जैसा ये क्रम बना हुआ है बच्चों, उसी क्रम में आपको इसे समझना है और पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम सबसे ज्यादा अधिक सक्रिय होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, यानी बहुत तेजी से ये अभिक्रिया करेगी। किसके अकॉर्डिंग? सोडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं सोडियम के बाद आपका कैल्शियम उतना ही एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है। फिर उससे नीचे होता है आपका मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, इसके बाद आपका फेरस। इस तरह से आपको इस पूरे सीरीज में इसी क्रम में आपको पढ़ना है। ये आपका घटते हुए क्रम में दिया हुआ है ये तत्व, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से आप समझ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। सारी चीजें हमने पढ़ ली है यहाँ पे कि धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। अगर आपको प्रकृति में दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आप कैसे पहचानोगे कि वो धातु है या अधातु है। क्यों? क्योंकि आप जो है पीरियोडिक टेबल में जितने तत्व पढ़ते हैं वे सभी मिश्रित रूप में आपको मिलते हैं, चाहे आपके प्राकृतिक रूप से आपको मिले या फिर आपको छिपे हुए किसी भी रूप में मिले, ऑक्साइड के रूप में, तो उनमें धातु अधातु होते हैं। तो आपको फिल्टर करना आना होगा। कब आएगा ये सारी चीजें? जब उनके आप भौतिक रासायनिक गुणधर्म समझते हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। तो उम्मीद है आप लोगों की आज की क्लास जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए याद से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।